हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे संविधान में महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। ठीक। और इस वीडियो में जो है अनुच्छेद नंबर 1 से लेके अनुच्छेद नंबर 395 कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। और एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आर ओ के एग्ज़ाम के लिए और इसके साथ PCS प्री 2024 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो से मान के चलो आपके 5 से 6 क्वेश्चन 100% फंसेंगे। ठीक है ना। देखो, पॉलिटी में जनरली अनुच्छेद ही पूछे जाते हैं। अनुच्छेद ही कई बार घुमा के पूछ ले जाते हैं, कई बार जो स्टेटमेंट में, कई बार जो है सिंपल पूछ ले जाते हैं। तो इस वीडियो से विश्वास मानिए आपके करीब करीब 5 से 6 नंबर पूरे होने वाले हैं। ठीक। यहाँ पे पहले अनुच्छेद के बारे में बात की जा रही है। देखो, एक और मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो को अगर हो सके तो 2 से अधिक बार देख लेना। एक बार अच्छे से देख लेना, दूसरी बार जो है स्पीड बढ़ा के देखना। ठीक। इसके बाद घटना चक्र होगी ही आपके पास, या अदर बुक है तो वहाँ से भी आप पढ़ लेना। ठीक। तो यहाँ पर अनुच्छेद 1 के बारे में बात की जा रही है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है ना। अनुच्छेद 2 में बात की जा रही है, इसमें कह रहा है नए राज्यों का प्रवेश या प्रस्थापना। ठीक। अनुच्छेद 3 में बात की जा रही है, नए राज्य जो प्रवेश हुए हैं उनका निर्माण एवं उनके जो है सीमा में परिवर्तन। ठीक। सीमा में परिवर्तन। ठीक। इसी प्रकार से अनुच्छेद 5 में बात की जा रही है, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। ठीक। अनुच्छेद 5 में नागरिकता। और अनुच्छेद 14 में बात की जा रही है, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में बात की जा रही है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ठीक है ना। मतलब इन सभी आधारों पे आपको भेदभाव नहीं करना है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अनुच्छेद 16 में बात की जा रही है, लोक नियोजन में अवसरों की समानता। ठीक। अनुच्छेद 17 में, इस अनुच्छेद से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में। तो ऐसे मान लो कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक। तो इसमें जो है बात की गई है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। ठीक। अनुच्छेद 18 में बात की गई है उपाधियों का अंत। वहीं अनुच्छेद 19 में बात की गई है, और ये बात की गई है वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है, अनुच्छेद 20 में जो है ये अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। ठीक। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं न्यायिक स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक। अनुच्छेद 21 का में जो है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क फ्री में शिक्षा और शिक्षा का जो अधिकार की बात की गई है 21A में, और इस अनुच्छेद को बाद में जोड़ा गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है अनुच्छेद 22 कह रहा है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। ठीक। अनुच्छेद 23 में बात कर रहा है कि मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम में प्रतिषेध। ठीक। अनुच्छेद 24 कह रहा है 14 साल से छोटे बच्चे जो है कारखानों या खान आदि में काम नहीं करेंगे। ठीक। वही बात की जा रही है अनुच्छेद 25। तो ये कह रहा है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानना। ठीक है। और आचरण करना और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 जो है धर्म की स्वतंत्रता देता है। ठीक। अनुच्छेद 29 की कह रहा है, और ये कह रहा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संबंधित अनुच्छेद 29 है। ठीक। अनुच्छेद 32 की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक। वहीं देखो, एक चीज़ बता देता हूँ आपको, हालांकि इस वीडियो में सारे के सारे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो उसमें पहले से ही छोड़ दिया है। ठीक। जैसे 29 के बाद 32 है, तो 30 और 31 अनुच्छेद इसमें नहीं है। ठीक। इसी प्रकार से जो अनुच्छेद बोल्ड है, ठीक है ना, जो गहरे कलर के हैं, वे अनुच्छेद मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे मान लो 100% बनने के चांस रहते हैं। ठीक। अनुच्छेद 32 कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक। अनुच्छेद 39, ठीक है ना, और 39 कह रहा है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। ठीक। और अनुच्छेद 39 का कह रहा है, और 39 का कह रहा है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अगर विवाद हो जाता है, ठीक है ना, और एक व्यक्ति जो गरीब है, ठीक है ना, तो इसको केस लड़ने के लिए जो है सरकार
अपनी तरफ से फ्री में वकील मुहैया कराएंगे। ठीक, इसका मतलब ये है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 40 और इसमें कह रहा है ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। ठीक, अनुच्छेद 41 कह रहा है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक, और अनुच्छेद जो है 43 ख, ठीक 43 ख कह रहा है सहकारी समितियों का संवर्धन। ठीक, इसी प्रकार से अनुच्छेद 44 ये आने के चांस हैं, हालांकि सबको पता है इस अनुच्छेद के बारे में। ठीक है ना, ये समान सिविल संहिता के बारे में बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। इस अनुच्छेद की अभी हाल ही में चर्चा बहुत ही ज़्यादा रही थी। ठीक, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 45। तो ये जो बात करता है 6 वर्ष से कम या फिर कह सकते हैं 0 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान करता है अनुच्छेद 45। ठीक, नाउ अब बात करते हैं अनुच्छेद 48 के बारे में, 48 के बारे में। अनुच्छेद 48 का जो है ये पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करता है अनुच्छेद 48। ठीक, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 50 के बारे में। तो इसमें जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात की गई है। ठीक, अनुच्छेद 51 में जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है। ठीक, अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य है और इसको जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में बाद में जोड़े गए थे और उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है बाद में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत। ठीक, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 52 में 52 ये राष्ट्रपति के बारे में बात करता है, भारत का राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। अनुच्छेद 55 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में बात की जाएगी और अनुच्छेद 54 में चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव की बात की जा रही है और अनुच्छेद 55 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन या चुनाव पद्धति की बात की जाती है। ठीक, अनुच्छेद 57 में जो है पुनर्निर्वाचित के लिए पात्रता की बात। ठीक, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता। ठीक, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ के बारे में बात की जाती है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट अनुच्छेद 61 में बात की जा रही है राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक, अनुच्छेद 66 में जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और अनुच्छेद 70 में जो है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। ठीक, किसमें? अनुच्छेद 70 में। ठीक, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 72 में जो है क्षमादान से संबंधित है। ठीक है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे अनुच्छेद 73 क्या अनुच्छेद 73 इसमें जो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 74 में जो है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होनी चाहिए। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होना चाहिए, उसका अध्यक्ष होना चाहिए, वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक, आगे बात की जा रही है अनुच्छेद 75(1) में। अनुच्छेद 75(1) की बात करें तो इसमें जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। ठीक, 75(1) में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अनुच्छेद 75(1) में ही जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक, अनुच्छेद 76 में जो है भारत का एक महान्यायवादी होगा। ठीक, अनुच्छेद 79 या 79। ठीक, इसमें जो है संसद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बात की गई है। ठीक है ना। और 81 में जो है ये लोकसभा की बात की गई है। ठीक, इसका एक ट्रिक भी है सरला। ठीक है ना, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 83(1) के बारे में। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। ठीक, अनुच्छेद 84 में बात की जा रही है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 में बात की जा रही है संसद के सत्रावसान और विघटन के बारे में। वहीं आगे बात की जा रही है और यहाँ पे देख सकते हैं अनुच्छेद 101। ठीक है, 101 में जो है इसमें बात की जा रही है लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा जो है अपने निर्णायक मत का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई लोकसभा में जो है वोटिंग हुई, ठीक है ना, यहाँ पे मान लो 50 वोट पड़े जिसमें ये पता नहीं चल रहा है कि जीतेगा कौन, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो अपना मत किसी भी को भी दे सकता है। ठीक,
तो मत की बात ये जो है ये अनुच्छेद 101 में की गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 108 में जो है संयुक्त अधिवेशन की बात की जा रही है या संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में बात की गई है। ठीक, अनुच्छेद 10 में धन विधेयक की परिभाषा की बात की गई है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। कई बार बजट शब्द भी आ जाता है, लेकिन आपको याद रख लेना पूरे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, उसकी जगह पे जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, और ये कह रहा है कि अनुच्छेद 117 जो है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध कराता है। अनुच्छेद 122 जो है ये न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना, और अनुच्छेद 123 में जो है ये अध्यादेश के बारे में बात की गई है। ठीक, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 124 यानी कि 124 के बारे में। तो अनुच्छेद 124 में जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 129 में जो है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय की बात की गई है। ठीक है ना, और देखो ये इम्पोर्टेंट है, 124 में जो है उच्चतम न्यायालय के गठन और स्थापना की बात की गई। आई मीन टू से सुप्रीम कोर्ट की बात की गई। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का जो अभिलेख होता है ये संरक्षित होता है, इसकी बात अनुच्छेद 129 में की गई है। अनुच्छेद 137 में जो है सुप्रीम कोर्ट की पुनर्विलोकन या रिव्यू की शक्ति दी गई है। और अनुच्छेद 143 में जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है राष्ट्रपति के परामर्श की बात की गई है। ठीक है ना, इसको कई लोग जो है ना लव आर्टिकल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 148 अनुच्छेद 148 में जो है कैग के बारे में बात की गई है। ठीक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई। अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि की शक्ति और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति के बारे में बात की गई है। ठीक, अनुच्छेद 162 में जो है अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में बात की गई। अनुच्छेद 164 एक इम्पोर्टेंट है, सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, राज्यपाल के द्वारा जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, सेम जैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 165। तो 165 यहाँ पे देखते हैं राज्य का महाधिवक्ता। 165 में जो है राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बात की गई है। और 169 में जो है राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन से संबंधित है। ठीक, अनुच्छेद 174 में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 174 में जो है राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने और उसका सत्रावसान करने और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार दिया गया है राज्यपाल के द्वारा, अनुच्छेद 174 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अनुच्छेद 200 के बारे में बात की जा रही है। इसमें जो है राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना से संबंधित अनुच्छेद 200। ठीक, अब 201 देख लेते हैं, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। ठीक, 201 में राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक की बात की गई है। और अनुच्छेद 213 में देखें तो इसमें कहा गया है कि विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 में बात की गई है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात करते हैं अनुच्छेद 215 में जो है यहाँ पे बात की गई उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय। ठीक, और 129 में 129 में जो है सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख था और 215 में जो है ये हाई कोर्ट का अभिलेख है। ठीक, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन यानी कि हाई कोर्ट का गठन किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 217 अनुच्छेद 217 में बात की गई है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है ना, और उसके पद की शर्तें। ठीक, अनुच्छेद 219 में बात की गई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ और प्रतिज्ञा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 226 के बारे में। तो यहाँ पे कह रहा है उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की रिटें। ठीक है ना, हाई कोर्ट जो रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जारी कर सकता है। ठीक है ना, और हाई कोर्ट जो है 5 रिट जारी करता है, हाई कोर्ट जो है
6 रिट जारी कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी कर सकता है। एक क्वेश्चन बनता है कि उसमें कहता है कि सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा जो है हाई कोर्ट के पास रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है कि अनुच्छेद 231, ठीक है, 231 जो है दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करता है। ठीक, आगे बात करें तो यहाँ पे देख लो अनुच्छेद 233 के बारे में, तो जिला न्यायालयों की जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 239 में जो है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, और अनुच्छेद 239 का में जो है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध की बात की गई है। ठीक, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 241 के बारे में, तो इसमें जो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय, ठीक है ना, हाई कोर्ट की बात की गई है 241 में। वहीं बात करें 243 क में ग्राम सभा की बात की गई है, 243 ख में पंचायतों के गठन की बात की गई है, 243 ग में पंचायतों की संरचना की बात की गई है, और 243 घ में जो है पंचायतों में स्थानों का आरक्षण की बात की गई है। तो यहाँ दोबारा देखते हैं, अनुच्छेद 243 क में ग्राम सभा, 243 ख में पंचायतों का गठन, 243 ग में पंचायतों की संरचना, और 243 घ से घड़ी, ठीक है ना, इसमें जो है पंचायतों में स्थानों का आरक्षण की बात की गई है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 243 झ में जो पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों के द्वारा जो है वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया। ठीक, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 243 टा से टमाटर। ठीक, इसमें जो पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात की गई है। अनुच्छेद 243 थ में नगर पालिकाओं के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 243 क इसमें जो नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन की बात की गई है। ठीक, अनुच्छेद 243 और घ इसमें जो है जिला योजना के लिए एक समिति की बात की गई है। और अनुच्छेद 243 झ में जो है इम्पोर्टेंट है, इसमें सहकारी समितियों के निगमन की बात की गई है 243 झ। ठीक, अब बात करते हैं 243 अनुच्छेद 249, ठीक है ना, 249 में जो है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में बात की गई है। और अनुच्छेद 253 में जो है 253 में बात की गई अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान की बात की गई। अनुच्छेद 262 में जो है अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 263 में बात की गई है अंतर राज्य परिषद के संबंध में उपबंध की। और अनुच्छेद 266 में बात की गई है भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे के बारे में प्रावधान। ठीक, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 267 के बारे में भारत की आकस्मिकता निधि के बारे में। और अनुच्छेद 280 के बारे में बात करें तो इसमें जो है वित्त आयोग के बारे में बात की गई है। ठीक, अनुच्छेद 300 क में जो है विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना चाहिए के बारे में बात की गई है। और अनुच्छेद 312 में जो है 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात की गई है। और अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग के बारे में बात की गई है। भाई अनुच्छेद 324 में अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट है निर्वाचन के अधीक्षण निदेशक और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना से संबंधित बात की गई। अनुच्छेद 326, ठीक है ना, 324 को ऐसे याद कर लो, 324 का संबंध निर्वाचन आयोग से संबंध है। ठीक, अनुच्छेद 326 जो है ये लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, इसके बारे में बात करता है अनुच्छेद 326। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है अनुच्छेद 330। तो 330 जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण की बात की गई है अनुच्छेद 330। ठीक, अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति, ठीक है ना, SC और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षण सीटों का आरक्षण की बात की गई है वो अनुच्छेद, देखो ये क्वेश्चन बन सकता है। अभी आपको पता है कि महिला आरक्षण से संबंधित बिल पास हुआ था, ठीक है ना, तो इसलिए हो सके यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो अनुच्छेद 330 जो है SC ST के रिजर्वेशन की बात की गई है और कहाँ पे, लोकसभा में। ठीक, अनुच्छेद 331 में बात की गई है लोकसभा में आंग्ल इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व के बारे में। और 104
104वें या 104 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2019 में इसको जो है निष्प्रभावी कर दिया गया। ठीक। अनुच्छेद 332 में बात की गई है, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। वहीं अनुच्छेद 333 में बात की गई है, राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय, ठीक है ना, समुदाय का प्रतिनिधित्व, और इसको भी जो है 104 संविधान संशोधन 2019 में इसको हटा दिया गया, निष्प्रभावी कर दिया गया। अनुच्छेद 338 में बात की गई है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। अनुच्छेद 338 का में बात की गई है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के बारे में। देखो 338 में बात की गई एससी के बारे में, 338 का में बात की गई है एसटी के बारे में, और 338 का जो है ये पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग के बारे में बात की गई, मतलब ओबीसी के बारे में बात की गई है। ठीक। आगे देख लो, अनुच्छेद 340 जो पिछड़े वर्गों की दशाओं के लिए अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की गई है। वहीं 343 जो है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी के बारे में बात की गई है। 343 भाषा से संबंधित और कह सकते हो राजभाषा से संबंधित। 344 का जो संबंध है वह राजभाषा आयोग से है। 343 राजभाषा, ठीक, और राजभाषा आयोग का संबंध 344 से है। 350 का संबंध जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं से है, और 350 का संबंध जो है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकार से संबंधित है। 352 का संबंध जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा और युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से संबंधित है। और 356 का संबंध जो है ये राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में बंद के बारे में बात की गई है। और अनुच्छेद 360 की बात जो की गई है वो वित्तीय आपातकाल घोषित करने के प्रावधान से संबंधित है। और अनुच्छेद 368 की बात की गई है संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया के बारे में बात की गई है। देखो इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद थे सारे के सारे कंप्लीट कर लिए। प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखना और बिना स्किप किए हुए देखना। ठीक। यहाँ से विश्वास मानिए, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन 100% बनेंगे। और ऐसा नहीं आर ओ के जितने भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, तो उनमें पॉलिटी पूछी जाती है, जीएस पूछी जाती है, तो वहाँ से उन सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है।